हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी गाउस के नियम की और फिर उसके बाद में बात की थी अपने कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं गाउस के अनुप्रयोगों की। मोस्टली हमारे पास में एनसीईआरटी के लेवल पे अगर बात करें तो हमारे पास में सिर्फ गाउस के 3 ही अनुप्रयोग हैं। उन तीनों अनुप्रयोगों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आज अपन सबसे पहले वाले अनुप्रयोग की बात करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जितना स्टार लगाना चाहो उतना स्टार उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी नई क्लास डालूं आपके पास में फटाफट पहुंच जाए, ताकि आप उससे चूक नहीं पाओ। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं गाउस के अनुप्रयोगों की। गाउस के अनुप्रयोग पे देखो, सबसे पहले बात करें गाउस के अनुप्रयोग। गाउस के अनुप्रयोग मोस्टली अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे पास में ये है 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के, तीनों के बारे में बढ़िया तरीके से अपन बात करेंगे। पहले की बात करते हैं आज, जो कि है अनंत रेखीय आवेश के कारण, तार भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, पूरा लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधी सी बात है, अपन को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके कारण? अनंत रेखीय, एक अनंत लंबाई का कोई तार है। ठीक है, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितना है। तो सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई सीधा बन जा यार, अच्छा डायग्राम बनाना है, ये ले लिया। ठीक है, अब अनंत लंबाई की बात हो रही है, सीधा बना है क्या? थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या? ठीक है, अनंत लंबाई की बात हो रही है तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऐसे करके, डॉट डॉट। ठीक है, ये जो पूरा तार है ये पूरा आवेशित है। क्या है? पूरा आवेशित है। लो प्लस भी लगा दिए सारे के सारे, मतलब चार्ज भी कर दिया इसको मैंने, आवेशित है। ठीक है, इतना कर दिया। इतना करने के बाद में देखो, इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई मैंने पॉइंट P रखा है, जिस पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले प्लस का आवेश है, हमें पहले यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालने के बाद में मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाऊंगा। तो देखो, इस पॉइंट P पे सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के बारे में पता कर लूंगा। उस डायरेक्शन का पता करने के बाद में ही मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे देखो, थोड़ी सी रामायण लिख लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले पहला पॉइंट डाल के अपन या फिर ए पॉइंट डाल के लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, हेडिंग लगाना नहीं भूले क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनर को बताना जरूरी होता है कि सबसे पहले मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली है, डायरेक्शन निकालने के बाद में मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की। तो देखो कैसे लिखेंगे, माना एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। और रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। ये इसकी क्या हो गई बेटा, रामायण हो गई। ठीक है, जो कि इसके बारे में लिखा हुआ डायग्राम जो मैंने बनाया है उसी की मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है। देखो बात को समझना, माना एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, ये रहा वो तार। ठीक है, फिर जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। और इस जो ये तार है, इसका रेखीय जो आवेश घनत्व वो क्या बेटा, यहाँ पे लेम्डा है। ठीक है, अब देखो ये पूरा तो जो तार है वो है अनंत लंबाई का है। ठीक है, इस केंद्र बिंदु O से छोटी छोटी दूरी, मतलब समान लंबाई पे मैंने, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से L लंबाई पर और इधर भी L लंबाई पर कोई दो आवेशों को सिलेक्ट कर लिया। पूरे आवेश हैं, ढेर सारा आवेश है, पूरा तार आवेशित है। ये जो मार्कर है ये इधर से भी आवेशित है, सारी जगह से आवेशित है। तो मैंने यहाँ पे भी अल्फांस ले लिया, यहाँ पे भी अल्फांस ले लिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो इस आवेश के बारे में बात कर लेंगे और यहाँ पे इस आवेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश से अगर मैं बात करूं तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा कौन सी साइड होती है, बाहर की साइड होती है। तो इस आवेश को, जैसे ढेर सारे आवेश हैं और ढेर सारे आवेशों में से मैंने एक आवेश को सिलेक्ट किया है, अगर एक टुकड़े को मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे इस आवेश को मैं दे दूंगा क्या, DQ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दे देंगे, DQ दे देंगे। चाहो तो पॉइंट भी लगा सकते हो, A पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या लगा सकते हो, B पॉइंट हो गया। ठीक है, इस आवेश के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है बाहर की साइड होगी डायरेक्शन, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने बनाया कौन सी साइड होगी बेटा, बाहर की साइड डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये भी बना दिया। ऐसे ही सेम सिमिलर ऐसा ही होगा इस प्लस आवेश के कारण, न कि मेरे पास में यहाँ पे कोई माइनस है। ये लो बाहर की साइड मैंने बना दिया। अब देखो अगर यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ज़्यादा चाहिएगा अपन को। अगर यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अगर सेम यही बात यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी थीटा आ रहा है तो बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। ठीक है सर, थीटा आ गया। इसको तो मैंने दे दिया DE2 और इसको मैंने दे दिया DE1, या फिर से इसको पहले E1 दे दो और इसको क्या दे दोगे, E2 दे दोगे। ठीक है, ये बात होगी, इतनी बात कर ली। अब देखो मैंने बोला जैसे मैं पूरे के अंदर मेरे को अगर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो साथ में सरफेस की भी बात आएगी, तो विद्युत फ्लक्स की बात करनी पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं एंगल्स की बात करता हूँ, ठीक है, एंगल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे थीटा एंगल लगा हुआ है और इसकी डायरेक्शन अलग जा रही है, इसकी भी डायरेक्शन अलग जा रही है, लेकिन जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण इसका है। सेम वैल्यू इसकी है, सेम वैल्यू इसकी है। अगर दोनों की सेम वैल्यू मतलब समान परिमाण है लेकिन दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण क्या ये दो घटकों में वियोजित हो रहे हैं, यस। देखो इसकी भी दिशा अलग हो रही है, इसकी भी दिशा अलग है, लेकिन ये थीटा एंगल पे हो रहे हैं, ठीक है, किसी कोण पे हो रहे हैं। तो अगर ये घटकों में वियोजित हो रहे हैं तो घटकों की अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनना, थीटा के साथ में कौन सा घटक आता है सर, कोस थीटा आता है। विदाउट थीटा कौन सा घटक आता है सर, साइन थीटा आता है। तो देखो बात कर लेते हैं DE1 कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है थीटा, तो इस लाइन में भी क्या हो जाएगा DE2 कोस थीटा। ठीक है, अब विदाउट थीटा की बात कर लेते हैं। विदाउट थीटा की बात करें तो P कहाँ बीच में आ गया, इधर बनाया और इधर बनाया, DE1 साइन थीटा और P पॉइंट डाल दो और DE2 साइन थीटा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, ये डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें देखो दो डायरेक्शन बन रही है लेकिन इन दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। ठीक है, सेम परिमाण है तो सेम परिमाण होने की वजह से देखो जैसे मेरे पास में पूरी लाइन बन जाएगी। जैसे मैं पहले इस DE1 की बात कर लूँ तो यहाँ से पूरी वैल्यू निकालूंगा, वही DE2 की निकल के आएगी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। जो वैल्यू निकाल रहे हैं वैसे लाइन लिखना चाहेंगे तो अपन लिख सकते हैं। वैसे आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है,
इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में दिशा निकालने के लिए सिर्फ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद न कोई मतलब जैसे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखना, न कोई ज़्यादा डेरिवेशन सिस्टम करना है। लास्ट में जो डायग्राम बना रहे हो इसकी प्रोसेस के बारे में आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे, वो बताने के बाद में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर सकते हो। यह आपके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा लिखो, पूरा लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, और अगर उतना लिख के आओगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा वो कौन सी दिशा में मिलेगी, मैं उसी की बात कर लूंगा। देखो सबसे पहले बात करें, देखो ये थीटा एंगल पे बात हो रही है तो cos थीटा हो गया। अब देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस सर, निरस्त कर देंगे। वैसे अगर बात करें ये वाली दिशा, सॉरी ये DE1 और DE2 की दिशा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बात करें, देखो जैसे पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 परिमाण में समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इनका घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है। घटकों में वियोजन करने पर, ठीक है, घटकों में वियोजन करने पर निरक्षीय घटक DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये इसकी लाइन बन जाती है। फिर उसके बारे में बात करें, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, मतलब इसका तो सीन ही खत्म हो गया, हटाओ इसको, ठीक है। फिर देखो जबकि अक्षीय घटक, ये तो अक्षीय वाली होगी ना, क्षैतिज दिशा आपको बोलते हो, क्षैतिज घटक बोलते हो, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये क्षैतिज घटक होगा, आप इसको ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। देखो DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में अपन को मिलेगी। यहाँ पे कौन सी दिशा में मिलेगी? अक्षीय दिशा, मतलब सीधी सी बात है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की मेरे को डायरेक्शन मिली है इस दिशा में। कौन सी दिशा में? इस दिशा में मिली है, ठीक है। तो लास्ट में अपन को एक ही लाइन लिखनी है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय, विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में होगी, ठीक है। देखो पूरी इस लाइन का मतलब जो मैंने आपको बताया है, DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा एक दूसरे को मतलब समान परिमाण व एक ही दिशा में होना, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये वाली दिशा अपन को मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। डायग्राम का कोई सीन नहीं है, मेरे को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी, जो कि इस दिशा में मेरे को डायरेक्शन मिली है, ठीक है। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम की बात करेंगे तभी तो यहाँ पे बात बनेगी। अब गाउस का नियम क्या कहता है बेटा? गाउस का नियम हमेशा एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना यहाँ पे क्या करता है? बंद पृष्ठ की परिकल्पना। अब मेरे को बंद पृष्ठ चाहिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे B पॉइंट डाल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे पॉइंट डाल के आपको लिखना पड़ेगा, तभी बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखो अब मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सिंपल सी बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको गाउस के नियम का सहारा लेना पड़ेगा, और गाउस का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। गाउस का नियम ये भी कहता है कि मैं तो बंद पृष्ठ की परिकल्पना करता हूँ, मेरे को तो बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। अब इस आवेशित तार को आप कौन से पृष्ठ के अंदर रखना चाहोगे? तो मैं यहाँ पे न तो मैं ऐसा ले सकता, हार्ड पड़ जाएगा थोड़ा, न मैं ऐसा ले सकता, जैसे कि इसकी बात कर लें, ये भी थोड़ा बहुत हार्ड पड़ेगा, निकालने में बहुत जोर आता है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर आप कोई बॉल ले सकते हो, या फिर कोई आप बेलन ले सकते हो। सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एक बेलन का, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। तो एनसीईआरटी भी बेलन के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। तो पूरा डायग्राम मिटाते हैं और नया डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। बात को समझना, यही तार लेना अपन को, ठीक है। डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मेरे को कौन सी दिशा में मिली? इस साइड, अक्षीय दिशा में मिली है,
तो पूरे डायग्राम का खेल ख़त्म करते हैं और नया डायग्राम बनाते हैं। हम देखो कैसे बनाते हैं। मैं कोई स्मॉल एल लंबाई का यहाँ पे सिलेंडर लेता हूँ। स्मॉल एल का लंबाई का सिलेंडर ले लिया। अनंत जो आवेशित तार था मैंने उसको इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, पूरा जो तार था वो आवेशित है पहले से ही, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक सिलेंडर। दिखा कैसा सिलेंडर है। ठीक है, सेम ऐसा ही शेप है। इस आवेशित तार को मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को पता है पहले से कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा इस साइड है। ठीक है, क्या इस सिलेंडर के आपको 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं? पहले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये रहा पहला सरफेस। ठीक है, चाहे आप इसको दूसरा सरफेस मान लो। वर्ताकार पृष्ठ हो गया, ऐसे ये वाला सरफेस हो गया, वर्ताकार पृष्ठ हो गया, ऐसे एक इसका ये वाला सरफेस हो गया। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल सदिश की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? पृष्ठ के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, मैंने और इसका जो इस जो सिलेंडर की त्रिज्या है वो मैंने मान ली स्मॉल आर मान ली। ठीक है, इस पृष्ठ के ऊपर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, उस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात को थोड़ा सा दिमाग में लगाना। अगर मैं इस पॉइंट पे मतलब इधर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो क्या मैं इधर भी निकाल सकता हूं? क्या मैं इधर भी निकाल सकता हूँ? क्या मैं इधर भी निकाल सकता हूँ? अरे यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी है, 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 चारों तरफ है। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं पी पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा तो आप इस साइड पे रख सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो मेरे को पता चली थी कि सर अक्षीय दिशा में है और बाहर की साइड है, ई वेक्टर लगाया मैंने। ठीक है, लगा दिया। अब देखो क्षेत्रफल सदिश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्षेत्रफल सदिश की अगर बात करें तो हमेशा वो पृष्ठ के लंबवत होता है। पृष्ठ के लंबवत होगा तो जैसे ये भी तो लंबवत ही होगा। इधर मैंने लगाया डी एस वेक्टर। ठीक है, इस वाले पृष्ठ के ऊपर आते हैं। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वापस मेरे को तो इसी दिशा में मिल रही है तो मैंने इधर ले लिया ई वेक्टर। ठीक है, लेकिन इस सरफेस के क्या था? परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर होगा तो मैंने इसको दे दिया लंबवत। यहाँ पे लगाया मैंने डी एस वेक्टर। सेम ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, डी एस और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर लगा दिया। ठीक है, इसके एंगल की बात करें तो देखो बेटा 90 डिग्री। इसके एंगल की बात करें तो कौन सा है? 90 डिग्री। इसके एंगल की बात करें तो मेरे को थीटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये हमारा डायग्राम हो गया। ये है बेलनाकार सिलेंडर, मतलब एक कोई सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर मैंने कोई अनंत रेखीय आवेशित तार रख दिया। इस तार के कारण मेरे को विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में पता चल गया। अब इसके हर एक पॉइंट पर या फिर यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैं क्या निकालूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। ये सिलेंडर है कोई, इसका एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके कितने पृष्ठ हो गए? 3। ये है कोई बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ और इसके कितने पृष्ठ हो गए? 3। और इन तीनों पृष्ठ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। देखते हैं कि कौन से पे निकल के आते हैं, कौन सा इसका 0 होता है। ठीक है, तो देखो पहले इसकी रामायण लिखते हैं। माना रेखीय आवेश को x मानते हुए या फिर ऐसे x मानते हुए स्मॉल l लंबाई व स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं और स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर
स्थित है, बस इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। या फिर जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इस डायग्राम की क्या हो गई बेटा, रामायण हो गई है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले गाउस पृष्ठ की बात कर लेते हैं। इस गाउस पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश के बारे में बात करें, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के आवेशों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आराम से निकल के आ जाएगा। देखो मैं जो लिखता हूँ, अतः है गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश बात करें, जैसे टोटल आवेश की बात करेंगे तो समेशन क्यू लिख लूँ मैं एक बार, सिंपल सी बात है। देखो फॉर्मूला पढ़ गए हैं अपन पहले, पृष्ठीय आवेश घनत्व के अंदर मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एल। अगर मैं यहाँ से क्यू निकालूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, लेमडा एल। तो यहाँ पे टोटल आवेश की बात हो रही है, तो रेखीय आवेश घनत्व और जो लंबाई पे, पूरी लंबाई पे, एकांक लंबाई पे जो आवेश हैं, ऐसे तो फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गई बात। बाद में देखो विद्युत फ्लक्स से क्या होता है फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन क्यू की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, लेमडा एल मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया। अब देखो फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। ये किसकी बात होगी, विद्युत फ्लक्स की बात होगी। अब देखो पूरा जो विद्युत फ्लक्स मैं निकालूंगा वो निकालूंगा मैं तीनों पृष्ठ के ऊपर। अब बेलनाकार जो सिलेंडर है, सॉरी ये जो सिलेंडर है हमारा, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर कितने पृष्ठ बताए थे मैंने आपको, 3 पृष्ठ बताए थे। एक तो ये वाला पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया। ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ, निचला वर्ताकार पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ है जो कि बेलनाकार है, ठीक है। इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो रामायण को और अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, बहुत ही इजी टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, ठीक है। जितने स्टार लगाने हैं आपको लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। यही एग्जाम में आता है और लिखा क्या है, 3 नंबर के अंदर आता है, ठीक है। 3 नंबर लाना बहुत ही आसान हो रहा है आप लोगों के लिए। तो देखो बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं लिखने के लिए, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि अगर आप चाहो तो जितना मैंने बोला है उतना आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला मेरे को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को चाहिएगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया ऊपर, ठीक है। अब देखो बंद, ये जो पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ है, बंद गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त, अलग अलग करना है ना, विभक्त करने पर, ठीक है। पहला जो पॉइंट है मेरे पास में वो हो जाएगा ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ, और इसको मैंने जो सरफेस दिया है वो दिया मैंने पहला S1, इसको मैंने दे दिया S1, इसको मैंने दे दिया S2 और इसको मैंने दे दिया है S3, ठीक है। अब आराम से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो दूसरा है निचला वर्ताकार पृष्ठ S2, ठीक है। तीसरा है बेलनाकार पृष्ठ या बेलनाकार
वक्र बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गोल तो है ही, वक्र पृष्ठ S3, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके, मतलब यही फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ऐसा करके अपन तीनों सरफेस के लिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालने के बाद में आराम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन लगा रखा है। अब मैं क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाऊं, क्योंकि बाहर की बात हो रही है। जैसे कि अपने पास में ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे इस पृष्ठ की बात हो रही है, न कि अंदर की। यहाँ पे बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज इंटीग्रेशन को हटा के सिर्फ इंटीग्रेशन, खुला इंटीग्रेशन लिखूंगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे लिखें, पहले S1 की बात कर लेते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और सारे के सारे एक साथ जोड़ के लिख लूँ और वैल्यू निकल के आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू, और वैल्यू पूरी वैसे लिख देंगे, लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो बात आई समझ में, बहुत इजी है। आगे करते हैं। अब देखो वेक्टर लगा हुआ है और डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर हटाने के लिए और डॉट प्रोडक्ट लगी है, तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा क्या पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, cos थीटा आएगा सर। तो लगा दिया S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस समाकलन S3 E ds cos थीटा इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। S1 की बात करूं मैं, थीटा की वैल्यू निकालूं। देखो S1 ये रहा, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है सर। तो लिखेंगे S1 E ds cos 90 डिग्री प्लस S2 वाले में आ जाओ, सेम इंटीग्रेशन S2 E ds cos 90 प्लस S3 में आ जाओ। E व ds के बीच की बात करें तो दोनों एक ही एंगल में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो 0 डिग्री दिख रहा है सर। S3 E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। बचा कौन सा है, सिर्फ ये बचा मेरे पास में, S3 E ds इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच गया। इसके अलावा कुछ बचा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो गई, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई है। तो इसका तो खेल खत्म। चाहो तो आप यहाँ पे प्लस में 0 लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं रहा। बचा कौन सा अपने पास में, ये वाला बचा है। और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करें, बचा क्या है, यही तो लिख लेंगे, ऊपर वापस लिख लेते हैं। S3 E ds इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच गया। ये हमारे पास में वैल्यू बची हुई है, ठीक है। देखो आगे बात करें, देखो बेटा आगे कैसे करते हैं। अब ये फॉर्मूला बचा है, समाकलन E ds इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात को थोड़ा सा गौर लगा के ध्यान से सुनना। ये सिलेंडर है, मैंने बोला आपको विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की साइड है, अक्षीय दिशा में। क्या मैं अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूं तो क्या मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, मतलब सीधी सी बात है, चारों तरफ निकाल सकता हूँ क्या। अगर मैं चारों तरफ निकाल सकता हूँ तो ई यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट है, नियत रहेगा। भाई हर पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, मैंने अगर एक ही पॉइंट पे तो निकाल नहीं रहा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी निकाल सकता था, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी निकाल सकता, मैं किधर भी निकाल सकता हूँ, मेरे पीछे भी निकाल सकता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बेलन के यहाँ पे लिख लेते हैं फिर, या फिर नीचे लिख लेते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र
नियत रहता है तो ई समाकलन S3 ds इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब मेरे को निकालना है ds यहाँ पे क्षेत्रफल है, समाकलन लिखा हुआ है। ds किसका बचा, सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बचा है। यहाँ पे किसका बचा, बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखेंगे बेलनाकार या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मैंने वहाँ पे लंबाई लिखी है, नहीं लिखी। इसकी जो लंबाई है वो है स्मॉल l। ये डायग्राम के अंदर अपन को बात करनी है। तो देखो समाकलन ds इक्वल्स टू कितना होता है, 2πr h होता है। h की बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिया है, l लिया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे l। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं। e इंटू में 2πr l इक्वल्स टू लेमडा l अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। क्या l से l कैंसिल हो रहा है, यस सर हो रहा है। फिर उसके बाद में देखो e को रखूँगा ऐसा कैसा और इसको ले आऊँगा इधर, तो मेरे पास में आ जाएगा लेमडा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या चल रहा है, r चल रहा है। ठीक है, ये तो बात आ गई सर, इतना फॉर्मूला आ गया, लेकिन कोई कुछ खास कर मैच नहीं हो रहा। मेरे को 2π एप्सिलॉन नॉट को मैं 4π एप्सिलॉन नॉट बना दूं तब तो मेरे को k भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऊपर व नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर व नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साफ करते हैं, साफ करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बेटा। स्कीप करके पीछे प्रीवियस जाके आप आराम से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ऊपर व नीचे 2 से गुणा करने पर तो e इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r हो गया। ठीक है, अब e इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ, 2k लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन r। अपन को यही निकालना था। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण या फिर रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, कैलकुलेट कर ली। अगर बोला जाए कि आप इसको सदिश रूप में लिखो, सदिश रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तब कैसे लिखेंगे, देखो ई वेक्टर इक्वल्स टू 2k लेमडा और साथ में क्या आएगा, r। ये तो होगा, इसके साथ और क्या हो सकता है, जस्ट क्या होगा, क्या लिखा मैंने, 2k लेमडा अपॉन में r। और परिमाण की बात करें, ई वेक्टर निकाल रहे हैं तो मैं यहाँ पे एकांक r कैप भी तो ले सकता हूँ। अब इसका रिलेशन भी बन जाएगा आराम से। ठीक है, सदिश रूप हो गया हमारा ई वेक्टर इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन में r इंटू में r कैप। मतलब वेक्टर निकालना है तो परिमाण के मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, इकाई सदिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गई। अब जैसे इसके रिलेशन की बात करें, जैसे मैं ग्राफ की बात कर लूँ, पूरा मिटा दें, इसके बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर इस और इसके बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो वन का नाम आ रहा है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है r। अगर इसका डायरेक्ट रिलेशन निकालें तब इसका रिलेशन कैसा है, ऐसा है। अगर इसका रिलेशन ऐसा है तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा ये r हो गया, ये e हो गया। ठीक है, अगर यही बात करें वापस, नहीं यहाँ पे बेटा अगर इसका और इसका सीधा रिलेशन निकालूंगा तब तो ये वाली बात बनेगी शायद, है ना। हाँ, और वही बनेगा उधर दो 1 में r और इधर बनेगा। इसी को मैं अगर नए तरीके से मतलब पूरे को एक इसके बराबर मानूं तब बात बनेगी यहाँ पे।
इन दोनों का ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है, कुछ चेंजमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ना बिल्कुल भी। इसके और इसके बीच में निकालें, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इक्वल मिलेगा। अगर ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ऐसी ग्राफ मिलेगी। ये इसका रिलेशन है। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, शानदार टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। ठीक है, जितना स्टार लगाना चाहो उतना लगा सकते हो, बहुत ही ईजी है। अगर टॉपिक और जो मैंने लिखा है वो अगर बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को 100% बताओगे सर अच्छा रहा, शानदार टॉपिक है, समझ में भी है। लेकिन जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, पहले वाले डायग्राम बनाओगे, पहले वाला डायग्राम बना के विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे। दिशा निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसकी दिशा कौन सी दिशा में आ गई, अक्षीय दिशा में आ गई है। ठीक है, फिर इस आवेशित तार को यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ ये कहता है कि मैं बंद पृष्ठ की मैं परिकल्पना करता हूँ या फिर मेरे को बंद पृष्ठ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बिना आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे इजी जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा बेलनाकार सिस्टम का। ठीक है, सिलेंडर का सिस्टम रहता है, उस सिलेंडर के अंदर आराम से अपन निकाल सकते हैं। 3 ही पृष्ठ होते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि किसी घनाभ के अंदर, जैसे मैंने बोला ना रूम के अंदर निकालें, तो आपको हर पृष्ठ की बात करनी पड़ेगी। और हर पृष्ठ के बारे में बात करेंगे तो देख लो, मैंने जहाँ पे 3 लगाए हैं वहाँ पे आपको कितने लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको हार्ड पड़ेगा। हार्ड पड़ने की वजह यहाँ पे सबसे इजी कॉन्सेप्ट किसका है, सिलेंडर का है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम से इजी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर ये पूरा चैप्टर जो है वो है हमारा बेटा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर के अंदर यहाँ पे आधे आधे नंबर के तो 2 क्वेश्चन आते हैं MCQ के अंदर। फिर उसके बाद में सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 और प्लस में ऐड मतलब 1, कितना हो गया, 4 नंबर हो गया। ठीक है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे तो एक तो एक्सिस या फिर निरक्ष वाला, उसके और में मतलब अथवा में इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये है NCERT का सिस्टम, देखो। ठीक है, सबसे इजी सिस्टम है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, ये हो गया, फिर इसके बाद में एक और है, फिर इसके बाद में एक और है। 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों अनुप्रयोग NCERT के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम से इजी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।